नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 27 जून 2025 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज तो देखो हम लेट हो गए ना। आज तो 7 बजे आपको वीडियो नहीं मिली, सॉरी इसके लिए। आज 9 बजे मिली। लेकिन देखो सारे दिन एक जैसे नहीं होते, मशीन थोड़ी ना है यार, इंसान हैं, जीवन में उथल पुथल चलते रहते हैं। खैर, अच्छा मैं ना आपको बताऊं कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। उससे पहले बहुत सारे बच्चों के ना कमेंट आते हैं कि सर जो ये हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं उनके नोट्स दे दो। कुछ लोग बोलते हैं हिंदी में दे दो। यार हमेशा से तो आते तो हैं हिंदी में, आप लोगों को पता नहीं होता, या फिर कुछ बच्चे शायद नए ज्वाइन करते हैं तो उनको नहीं पता होता। pwonlyas.com पे सारी जो PDF हैं वो अवेलेबल हैं, ये हिंदी में हैं। और ये देखो जैसे ये परसों का था, ये वाला जो हमने फूड सब्सिडी वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, सारे हैं। ये साउथ एशिया के इंटीग्रेशन वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। और ये इंग्लिश में देखो सारे नोट्स हैं। आप लास्ट में रिवाइज करना चाहते हो, ईजिली रिवाइज कर सकते हो बिल्कुल। कई बार लोगों को ना स्लाइड्स में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो उनको लगता है 2-3 पेज में ही कुछ मिल जाए तो ज़्यादा सही है। तो ये 2-3 पेज में पूरा समरी वगैरह मिल जाती है डिटेल से। ये हमने वो वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, असिस्टेड डाइंग यूथनेशिया वाला। कहने का मतलब क्या है, सब कुछ मिलता है आपको, थोड़ा ढूंढने की कोशिश होती है। वेबसाइट पे मिल जाता है pwonlyas.com पे। मंथली वर्जन भी है, डेली वाला वर्जन भी है, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। थोड़ा सा लेट मिलता है, लेट मतलब एक दिन बाद मिलता है, 24 घंटे के अंदर। क्योंकि यार बनाएंगे ये PDF, थोड़ा तो टाइम लगता है ना। मतलब हाथों हाथ कैसे हो जाएगा। आज न्यूज़पेपर आया, अभी एडिटोरियल डिस्कस किया, अब 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर, ऐसा नहीं होता यार। काम करने वालों का भी जीवन होता है। अब चलो मैं तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, बना देता हूँ, लेकिन कोई बोलेगा सर मैं 6 बजे 7 बजे उठ के नोट्स बनाऊँ बच्चों के लिए, समझो आप बात को भाई। थोड़ा टाइम लगता है क्वालिटी देने के लिए, तो 24 घंटे लग जाते हैं कई बार PDF वगैरह अपडेट करने में। आपकी जगह मैं होता तो मुझे भी यूँ ही लगता है कि हाथों हाथ कोई दे दे, बस तुरंत की तुरंत मैंने वीडियो देखी और मैं PDF से रिवाइज कर लूँ। लेकिन आपको ये समझना होगा ये करंट अफेयर है भाई, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक में चीज़ें चेंज नहीं होती। जो टीचर ने पढ़ाया PDF पहले से तैयार है, हाथों हाथ मिल जाए उसे रिवाइज कर लो। लेकिन करंट अफेयर में डेली नई चीज़ हैं, डेली की डेली नई चीज़ें हैं, तो उसके नोट्स बनाने में टाइम लगता है यार। खैर आज देखो 3 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैक्सीन हेजिटेंसी वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वैक्सीनेशन से संबंधित आर्टिकल है हिंदू का। दूसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे माइग्रेंट्स के लिए वोटिंग की व्यवस्था करने से संबंधित। और तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे वाटर क्राइसिस से संबंधित आर्टिकल। ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं आगे से इंश्योर करने की कोशिश करूँगा PDF वगैरह आपको यहाँ भी मिल जाए। समझ गए? तो ये टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वैक्सीनेशन के बारे में है। आपने सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इश्यूज रिलेटेड टू अथॉरिटी टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले थोड़े बेसिक्स में आपके कवर करवा देता हूँ। आर्टिकल के टाइटल में ही ना एक टर्म है, 0 डोज चिल्ड्रन। 0 डोज चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? 0 डोज चाइल्ड देखो वो होते हैं जिन्हें ना एक भी वैक्सीन का डोज नहीं मिला है, खास करके DTP वैक्सीन। DTP वैक्सीन में देखो 3 बीमारियों से बचाव होता है। सबसे पहले डिप्थेरिया, दूसरे नंबर पे टेटनस और तीसरे नंबर पे पर्टुसिस। तो 0 डोज चाइल्ड मतलब वो चाइल्ड जिन्हें वैक्सीनेशन का एक भी डोज नहीं लगा है। ये जो 0 डोज चाइल्ड होते हैं काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, मतलब फिर इन डिजीज से बचाव नहीं होता, ईजिली इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो ये अलार्म बेल की तरह है। अब मैं आपको थोड़ा डेटा दिखाता हूँ। डेटा देखो ये कहता है 1980 से लेके 2023 के बीच में दुनिया भर में देखो वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। दुनिया भर में वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, खास करके 6 बीमारियों के लिए। 3 तो मैंने आपको बता ही दिया, DTP। इसके अलावा 3 और बीमारियां, मीजल्स, पोलियो और ट्यूबरक्लोसिस। तो इन 6 डिजीज़ के लिए ना वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और 0 डोज चिल्ड्रन की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब ना सिर्फ 75% कंट्रीज़ में 0 डोज चिल्ड्रन की प्रेजेंस है। 25% कंट्रीज़ में तो एक भी 0 डोज चाइल्ड आपको नहीं मिलेगा। तो ये देखो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया का डेटा।
इंडिया में देखो 2023 में ना, इंडिया में 2023 में 1.44 मिलियन यानी 14.4 लाख जीरो डोज चाइल्ड थे जिनको एक भी टीका नहीं लगा। और जीरो डोज चाइल्ड के मामले में ना इंडिया पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, मतलब सेकंड हाईएस्ट जो संख्या है ना जीरो डोज चाइल्ड की वो इंडिया में ही है। और एक बात मैं आपको बताऊं, पूरे वर्ल्ड में ना 8 देश ऐसे हैं इंक्लूडिंग इंडिया जिनमें देखो जीरो डोज चाइल्ड की संख्या जो है वो 50% के आसपास है। बट यहां पे राइटर ना एक प्रॉब्लम बताते हैं। प्रॉब्लम ये है, इंडिया के साथ जो देश इस 8 देशों की लिस्ट में शामिल है ना, जैसे अफगानिस्तान वगैरह, अब ये वो देश हैं जो या तो देखो वार से ग्रस्त हैं या फिर देखो उन देशों में पैसों की कमी है। समझ गए? मतलब दुनिया के वो 8 देश जहां पे जीरो डोज चाइल्ड की संख्या 50% से ज्यादा है, ये इंडिया को छोड़ के बाकी वो देश हैं या तो युद्ध से पीड़ित हैं या फिर वो गरीब है इतने ज्यादा कि वैक्सीन परचेज करने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ना तो इंडिया वार से सफर कर रहा है, ना ही इंडिया के पास में पैसों की कमी है, तो इंडिया में ज्यादा जीरो डोज चाइल्ड वाले क्यों हैं? यह सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, मतलब डिटेल में जाते हैं प्रॉब्लम के। देखो 2023 में ना इंडिया में कितने बेबीज बोर्न हुए? 23 मिलियन, मतलब 2.3 करोड़। और चाइना में कितने बेबीज बोर्न हुए? 95 लैक्स, 9.5 मिलियन, मतलब इंडिया से आधे से भी कम। तो अगर हम देखें तो इंडिया में टोटल 2.3 करोड़ और 2.3 करोड़ में से जीरो डोज चाइल्ड वाले कितने? सिर्फ 14.4 लाख। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये नंबर बहुत कम है, सिर्फ 6.2%। मतलब हमारे देश में जीरो डोज चाइल्ड वालों की जो संख्या है वो 6.2% है। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर के मामले में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इंडिया में बेबीज ज़्यादा बोर्न हुए दूसरे देशों के कंपैरिजन में। इस वजह से ये 14 लाख वाला नंबर जो है वो थोड़ा बड़ा दिखता है। वैसे देखो इंडिया ने ना ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट की है। आप डेटा देखिए, 1992 में ना 1992 में 33.4% जो बच्चे थे वो जीरो डोज चाइल्ड थे। 2016 में इनकी संख्या घट के हो गई 10.1% और 2023 में तो इनकी संख्या और भी घट के होगी 6.2%। लगातार हम इंप्रूव कर रहे हैं। ये तो देखो बीच में ना कोविड-19 की महामारी आ गई, अदरवाइज हम काफ़ी इंप्रूव कर गए होते हैं। जैसे 2019 में भी ये जो आंकड़ा है ना जीरो डोज चाइल्ड वालों का, ये 1.4 मिलियन ही था, यानी 14 लाख था 2019 में भी। फिर देखो महामारी आ गई, 2021 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 2.7 मिलियन, 27 लाख हो गया, क्योंकि उस समय वैक्सीन से लोगों को काफ़ी डर लगने लगा। प्रायोरिटीज कोविड की महामारी से निपटना था। 2022 में ये आंकड़ा थोड़ा कम हुआ, 1.1 मिलियन हो गया, लेकिन 23 में फिर से 1.44 मिलियन हो गया। तो थोड़ा कम होना चाहिए था, पिछले 5-6 सालों में कम उतना हुआ नहीं है। अब 2-3 क्वेश्चन आपके मन में आएंगे कि एक तो सर ये बताओ कौन से राज्य हैं जहां पे ये जीरो डोज चाइल्ड वालों की संख्या ज़्यादा है, और इंडिया में जब वैक्सीन की कोई कमी नहीं है तो भी वैक्सीन हम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? ये 2 क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। तो देखो टॉप के राज्य जहां पे जीरो डोज चाइल्ड वालों की संख्या ज़्यादा है वो हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। इवन नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य जैसे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहां पे जीरो डोज चाइल्ड वालों की संख्या ज़्यादा है। अब राइटर मेन पॉइंट बोलते हैं, कौन लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, मतलब कहां पे दिक्कत आ रही है। राइटर बोलते हैं देखो वो मदर्स जिनकी एजुकेशन कम है, समझ गए, वो मदर्स जिनकी एजुकेशन कम है वो वैक्सीन थोड़ा कम लगवाती हैं। गरीब फैमिलीज़ जिनमें अवेयरनेस नहीं होती, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में वैक्सीन हेजिटेंसी काफ़ी ज़्यादा है। एक कंसेप्ट होता है वैक्सीन हेजिटेंसी का। वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब ये होता है कि वैक्सीन अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा है वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन ना आपका वैक्सीन में ट्रस्ट नहीं है, आपका हेल्थ अथॉरिटीज़ में ट्रस्ट नहीं है, आपका यकीन नहीं है कि वैक्सीन वास्तव में एफिशिएंट है, आपको लगता है कि ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगी, इस वजह से आप वैक्सीन लगवाते नहीं हो।
तो इसे बोलते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। वैक्सीन हेजिटेंसी काफ़ी देखने को मिली थी कोविड के समय, लोग नहीं लगवा रहे थे, कई उनको ट्रस्ट नहीं था वैक्सीन में, समझ गए। कई बार जैसे मुझे याद है हरियाणा में ना एक इलाका है, मुस्लिम बहुल्य इलाका है, नू का, नू मेवात ये रीजन जो है, यहाँ पे ना एक वीडियो वायरल हो गई। वीडियो व्हाट्सएप पे वैसे वायरल होगी कि देखो ये वैक्सीन लगा रहे हैं, इससे फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, नपुंसकता आएगी, सरकार जानबूझ के ये करवा रही है। तो उसके बाद में ना वैक्सीन हेजिटेंसी एकदम से बढ़ गई, वैक्सीन हेजिटेंसी एकदम से बढ़ गई। लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे वैक्सीन पे, उनको लगा यार कुछ कबाड़ा हो जाएगा। तो कई बार ना ये चीज़ें केस स्टडी में पूछ ली जाती हैं। आप डीएम हो, अब आपके ज़िले में ना वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा हो गई, तो आप क्या करोगे? फिर इस प्रकार के रीज़न बताने होते हैं, जैसे टारगेटेड अप्रोच हम अपनाएंगे, ट्राइबल एरिया, स्लम्स, मोबाइल पॉपुलेशन की माइक्रो प्लानिंग की जाएगी। फिर इसके बाद है बिहेवियरल कम्युनिकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस, मतलब एजुकेशन और वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, पंचायती राज सब मिलकर काम करेंगे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ किया जाएगा, इमाम, ट्राइबल लीडर्स, इन सब का यूज़ किया जाएगा लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो केस स्टडी में। वैसे आप कुछ इनोवेटिव पॉइंट्स बताओ कि आप डीएम हो, आपके ज़िले में वैक्सीन हेजिटेंसी काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो आप क्या ऐसे स्टेप्स लोगे जिससे लोग वैक्सीन लगवा लें और 0 डोज वाले कम हों? बताओ कमेंट बॉक्स में। खैर आगे चलते हैं। इसके अलावा देखो, इन थोड़े सेक्शंस की हमने बात की जहाँ पे वैक्सीन हेजिटेंसी है, लेकिन इसके अलावा देखो हमारे देश में ना कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। जैसे ट्राइबल फॉरेस्ट एरियाज़, वहाँ पे ट्राइबल तक पहुँचना काफ़ी बार डिफ़िकल्ट होता है। अर्बन स्लम्स, जहाँ पे ना माइग्रेंट बार बार चेंज होते रहते हैं, कुछ माइग्रेंट्स आए चले गए 1 महीने बाद, तो बार बार चेंज होते रहते हैं, पता ही नहीं लगा किसको लगी किसको नहीं लगी, ट्रैक करना डिफ़िकल्ट होता है। फिर कुछ रिमोट हिली एरियाज़ हैं, पहाड़ों वाले एरिया है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे इलाकों में बच्चों को फिर वैक्सीन कई बार नहीं लग पाती, और इन इलाकों में भी 0 डोज चाइल्ड वालों की संख्या ठीक ठाक है। फिर देखो लास्ट में राइटर बोलते हैं WHO ने ना एक गोल रखा है। गोल ये है कि 2019 के कंपैरिजन में ना, 2019 में कितने थे 0 डोज चाइल्ड वाले? 14,40,000 ना। तो 2019 के कंपैरिजन में 50% 0 डोज चाइल्ड वालों की संख्या को कम करना है, यानी 7 लाख के आसपास लेके आना है, और ये करना है 2030 से पहले। अब देखते हैं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिक्कत ये है ना, पिछले 5-6 सालों में कुछ खास इंप्रूवमेंट आया नहीं है, तो इसलिए सरकार को थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी 0 डोज चाइल्ड वालों की संख्या को आधा करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। ये थोड़ी सी समरी है, 0 डोज चाइल्ड का मतलब क्या है, 2023 में कितने, तो क्विक रिवीजन हो जाती है इससे। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल माइग्रेंट्स के लिए वोटिंग की व्यवस्था करने से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले माइग्रेंट का मतलब क्या है? माइग्रेंट मतलब वो आदमी या औरत जो अपने गांव को, सिटी को या फिर स्टेट को छोड़ के कहीं और जाता है काम करने के लिए, या फिर इवन किसी दूसरे पर्पज़ के लिए, फॉर एग्जांपल शादी के लिए। अब महेश है, शादी नहीं हो रही थी बिहार में, लेकिन उसे लगा कि एक लड़की है महाराष्ट्र में, बढ़िया है, सुंदर है, तो महाराष्ट्र में चला जाएगा महेश सिर्फ शादी करने के लिए। तो महेश तो भी माइग्रेंट ही कहलाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम करने के लिए। अब देखो ये माइग्रेंट्स जो होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। एक है इंट्रा स्टेट माइग्रेंट। इंट्रा स्टेट माइग्रेंट मतलब एक ही स्टेट के अंदर शिफ्ट हो जाना, जैसे पटना से गया चले जाना, समझ गए? ये होते हैं इंट्रा स्टेट माइग्रेंट, मतलब स्टेट के अंदर ही माइग्रेशन। फिर दूसरे होते हैं इंटर स्टेट माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाना, फॉर एग्जांपल बिहार से दिल्ली चले जाना, समझ गए? अब देखो मूल समस्या क्या है, मूल समस्या ये है, बिहार जैसे राज्यों में ना बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है, बिहार जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है। अब यहाँ पे ये नंबर देखो, इस वजह से ना लोग तो चले गए बाहर काम करने के लिए, बिहार के जब इलेक्शन होंगे तो वहाँ तो लोग कम वोट देंगे, क्योंकि वो है ही नहीं अपने राज्य में, वो काम करने के लिए बाहर गए हुए हैं। इसी वजह से 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में ना बिहार का टर्नआउट रहा सिर्फ 56%,
और सोच के देखो, बिहार मतलब वो राज्य है जहां पे लोग पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा समझते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। मैं जब भी गया हूँ, मैं पटना वगैरह, तो लोग जागरूक हैं, हालांकि ज़्यादा ही जागरूक हैं, इसी वजह से दिक्कत भी हो जाती है। मतलब दूसरी आइडेंटिटीज़ के नाम पे वोट ज़्यादा दे देते हैं, कास्ट वगैरह। लेकिन हाँ, बिहार के लोग राजनीति के बारे में इंटरेस्टेड बहुत होते हैं। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो भी वोट कम दे रहे हैं, तो कोई तो रीज़न है ना, क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ पे, वो दूसरे राज्य में गए हुए हैं काम करने के लिए, इस वजह से इतना कम वोटिंग परसेंटेज। जबकि नेशनल एवरेज कितना है? 66% वोटिंग परसेंटेज की हमने बात की। तो वापस देखो, इसलिए नहीं आ पाते वोट देने के लिए, क्योंकि वापस आना एक तो टाइम जाएगा। अब कोई डेली वेजर है, वो बेचारा स्पेशल वोट देने बिहार नहीं आएगा, उसका टाइम भी जाएगा, उसके वेजेस भी जाएंगे, बहुत उसका खर्चा भी होएगा आने जाने का। इस वजह से स्पेशली वोट देने के लिए कोई आता नहीं है। थोड़ा और डेटा है, 2021 में ना माइग्रेशन रेट थी 28.9%। कितनी थी? 28.9%। अब देखो, 28.9% सारे काम के लिए थोड़ी ना गए थे इधर उधर। अब जैसे महिलाओं की शादी हो गई, अब कितनी बेकार स्टेटमेंट है, शादी तो दोनों की होगी ना एक साथ, महिलाओं की पुरुषों की। लेकिन कहने का मतलब ये है, जैसे शादी हो गई, शादी के बाद में घर छोड़ के चले गए दूसरी जगह पे, तो फिर ये भी माइग्रेशन है। लेकिन काम के लिए जो माइग्रेशन है वो 10% है। तो ना अब राइटर बोलते हैं इतने सारे लोग देखो माइग्रेशन की वजह से ना वोट देने से वंचित रह जाते हैं, तो इनके लिए ना 3 सॉल्यूशन है। 3 सॉल्यूशन बताऊं उससे पहले देखो, जो इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स है ना, उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं है। अब जो पटना से बिहार गया है वो तो वापस आ जाएगा, नज़दीक ही है वोट देने के लिए। जो सेम स्टेट वाले माइग्रेंट्स होते हैं ना, 85% तो देखो इसी कैटेगरी में आते हैं। माइग्रेंट्स में 85% कैटेगरी में यही आते हैं, इंटर स्टेट माइग्रेंट्स वाले, यानी सेम स्टेट माइग्रेंट्स होते हैं। अब ये लोग ना छोटे से डिस्टेंस पे होते हैं और वोट देने के लिए आ सकते हैं। बस इन्हें सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? पोलिंग डे वाले दिन छुट्टी चाहिए, जो कि देखो होती ही है, जिस दिन वोट होते हैं उस दिन तो छुट्टी होती है ना। इसके अलावा सरकार चाहे तो कुछ गवर्नमेंट बसेस चला सकती हैं कुछ रीजन्स के लिए। मतलब पता है, जैसे पटना से गया बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या है, तो गया से पटना बसें चला सकती है कि हाँ भाई स्पेशली बसें, आप वोट देने के लिए आओ। और कुछ कंपनसेट कर सकती है कि तुम्हारे काम का लॉस ना हो, इस वजह से हम तुम्हें थोड़े पैसे दे देंगे, या फिर किसी और वजह से इंसेंटिवाइज कर देंगे। तो ये कदम उठाए जा सकते हैं वोटिंग इंक्रीज करने के लिए। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो है इंटर स्टेट माइग्रेंट्स की। ये हमने डिस्कस किया इंटर स्टेट माइग्रेंट्स वालों का, बट मेन जो प्रॉब्लम है वो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स की है। अब इनके लिए 3 सॉल्यूशन, 3 ऑप्शन राइटर देते हैं। सबसे पहले है आरवीएम। आरवीएम क्या है? रिमोट वोटिंग मशीन। आरवीएम क्या है? रिमोट वोटिंग मशीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना 2023 में ये आरवीएम का जो प्रोजेक्ट है वो दिखाया था कि कैसे ये काम करेगा। अब मान लीजिए बिहार से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोई साइट है, महाराष्ट्र में कोई एरिया है, फॉर एग्जांपल धारावी, वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट्स रहते हैं बिहार से गए हुए। तो किया क्या जा सकता है? इलेक्शन बिहार में होगा, लेकिन धारावी में ना आरवीएम लगा दिया जाएगा, रिमोट वोटिंग मशीन लगा दी जाएगी धारावी में, जहाँ पे बिहार के माइग्रेंट्स की संख्या अच्छी खासी है। और एक जो आरवीएम है ना, एक जो आरवीएम है वो 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर कर लेगी। ये राइटर का सजेशन नहीं है, मतलब ये है रिमोट वोटिंग मशीन वाला कंसेप्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिखाया था 2023 में। लेकिन ना आरवीएम का ना, रिमोट वोटिंग मशीन का ना थोड़ा विरोध होता है पॉलिटिशियंस के द्वारा। पॉलिटिशियंस कहते हैं अब बिहार में इलेक्शन है, आप आरवीएम लगा रहे हो महाराष्ट्र में, एक आरवीएम से 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट तो दिया जा सकता है, लेकिन माइग्रेंट्स की पहचान कैसे करेंगे? फर्जीवाड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि माइग्रेंट्स के नाम पे फर्जी वोट बनवा लिए जाएं। इवन कोड ऑफ कंडक्ट का भी कंफ्यूजन होगा। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे तो कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है कि इलेक्शन कैसे होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? महाराष्ट्र के धारावी में, जहाँ पे बिहारी माइग्रेंट्स की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे तो कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू होगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर आरवीएम का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, बहुत प्लानिंग चाहिए। अगर देखो
एक शहर में 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के माइग्रेंट्स हैं, तो फिर अलग अलग आरवीएम लगाने पड़ेंगे, बहुत प्लानिंग चाहिए। इसको स्केल करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ऐसी रीजन्स ढूंढना जहाँ पे बिहार से आए माइग्रेंट्स ज़्यादा हैं, या फिर हरियाणा से माइग्रेंट्स गए हैं किसी दूसरे राज्य में, फॉर एग्जांपल गुजरात में, तो हरियाणा वालों की संख्या ढूंढना गुजरात में एक जगह पे, वो डिफिकल्टी है। समझ गए? तो ये पहला सॉल्यूशन था आरवीएम वाला। अब आता है दूसरा सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? पोस्टल बैलेट सिस्टम। क्या है? पोस्टल बैलेट सिस्टम। ये तो देखो अभी आर्मी के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें क्या है? इसमें देखो माइग्रेंट्स को ना थोड़ा एडवांस में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि इलेक्शन के दौरान हम बैलेट पेपर यूज करेंगे, तो एडवांस में वो रजिस्टर करवाएंगे तो बैलेट पेपर उनके घर आ जाएगा। घर आ जाएगा तो वो वोट करके उस बैलेट पेपर को वापस भेज देंगे रिटर्निंग ऑफिसर के पास में। तो ये पोस्टल बैलेट वाला तो ऑलरेडी आर्मी वालों के लिए यूज हो रहा है, तो इसे माइग्रेंट्स के लिए यूज किया जा सकता है। बस पहले से रजिस्टर करना पड़ेगा, वोट देंगे माइग्रेंट्स और उसको वापस डिस्पैच करेंगे। थोड़ा सा वैसे सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, डिस्पैच करना पड़ेगा और वहाँ पे काउंटिंग होगी। तो मैनेजेबल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। फिर तीसरा सॉल्यूशन राइटर देते हैं। तीसरा सॉल्यूशन है वोटिंग कंस्टिट्यूएंसी स्विच। वोटिंग कंस्टिट्यूएंसी स्विच, इसका क्या मतलब है? देखो ये उन माइग्रेंट्स के लिए है जो 6 महीने से ज्यादा रह रहे हैं। जैसे बिहार से कोई माइग्रेंट है महेश, या फिर आप एग्जांपल लीजिए उड़ीसा से कोई माइग्रेंट है महेश। अब वो ना महाराष्ट्र में रह रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया, तो 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया तो उसका वोट फिर महाराष्ट्र में ही बना दिया जाए, कंस्टिट्यूएंसी स्विच हो जाए। वो पहले उड़ीसा की किसी कंस्टिट्यूएंसी का वोटर था, लेकिन महाराष्ट्र में वो 6 महीने से ज्यादा समय से रह रहे, तो वो महाराष्ट्र की उस कंस्टिट्यूएंसी का वोटर बन जाए जहां पे वो रह रहा है, और उसे 6 महीने का ज्यादा वक्त हो गया है। समझ गए? तो ये भी एक हो सकता है कि हाँ भाई माइग्रेंट्स वोट कर सकें, कैसे उनको उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाया जाए वोटिंग में, डेमोक्रेसी में। लेकिन देखो इसमें इश्यूज आएंगे, लोकल लोग विरोध कर सकते हैं, लोकल लोग बोलेंगे कि इनका वोट यहाँ पे क्यों बना है, ये अपने वहाँ पे जाके वोट दें। उनको आउटसाइडर बोला जाएगा कि आउटसाइडर्स के वोट। लेकिन फ़ायदे भी हैं, क्योंकि माइग्रेंट्स अपने नए शहर के इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे ना, बजाय पुराने शहर के। तो तीनों सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिए। पहला आरवीएम, रिमोट वोटिंग मशीन, दूसरा पोस्टल बैलेट, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी स्विच। अब लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, हाँ लास्ट में क्या बोलते हैं उससे पहले एक वुमेन स्पेसिफिक पॉइंट भी है यहाँ पे स्लाइड में। मेनली देखो शादी के बाद तो महिलाएं ही माइग्रेट करती हैं, लेकिन जहाँ पे महिलाओं की शादी होती है ना, उस जगह की वोटिंग लिस्ट में उनका नाम कई बार नहीं आता, बहुत समय लग जाता है। कई बार इनरशिया भी होता है, अरे छोड़ो ना क्या ही होगा वोट देने से, क्या नया वोट बनवा के क्या ही करेंगे। तो इसलिए ना यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ना स्पेशली महिलाओं के लिए स्पेशल ड्राइव चलानी चाहिए, ताकि जिन महिलाओं की शादी हुई है वो नए शहर में आई हैं, उनका वहाँ पे वोट बन सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पेशल ड्राइव चलानी चाहिए। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी हमें अपनाने की आवश्यकता है। हर माइग्रेंट एक जैसा नहीं होता, कोई परमानेंट बन गया, कोई टेम्परेरी है, कोई दूर गया है, कोई पास गया है, तो एक सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा। सब ऑप्शंस को हमें कंबाइन करना होगा। जो लोग दूर हैं, इनफॉर्मल माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए रिमोट वोटिंग मशीन, जो रजिस्टर्ड टेम्परेरी वर्कर्स हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट यूज किए जा सकते हैं। किनके लिए? जो रजिस्टर्ड टेम्परेरी वर्कर हैं। और जो परमानेंट वर्कर बन गए हैं, परमानेंट सेटल्ड वर्कर हैं, उनके लिए फिर वो कंस्टिट्यूएंसी स्विच का ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है कि अब तो तुम यहीं पे सेटल डाउन हो, तो नई जगह पे वोट बनवा लो भाई। समझ गए? और जो इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स हैं, जो एक ही स्टेट के अंदर माइग्रेट किए हैं, उनके लिए छुट्टी, ट्रैवल सपोर्ट, और महिलाओं के लिए क्या? स्पेशल ड्राइव। तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी हमें अपनानी होंगी। लेकिन हाँ, माइग्रेंट्स का वोटिंग परसेंटेज देखो जरूर इंप्रूव होना चाहिए। वो डेमोक्रेसी में पार्ट ना लें तो ये तो वो वाली बात होगी ना, इंक्लूसिव अप्रोच नहीं हुई। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल तो देखो वाटर क्राइसिस से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज के समय में ना इंडिया भयंकर वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है, लेकिन जितना सीरियसली इस प्रॉब्लम को लिया जाना चाहिए उतना सीरियसली लिया नहीं जा रहा है। वाटर क्राइसिस की वजह से देखो ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी खतरे में आती है, क्योंकि वाटर नहीं होगा तो फिर खेती कैसे करेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खतरे में आती है। वाटर तो हर चीज़ की ज़रूरत है। अब जहाँ पे वाटर क्राइसिस होंगे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ मतलब कंटामिनेशन ऑफ वाटर। अब जैसे ग्राउंड वाटर है उसमें काफ़ी कंटामिनेशन होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी वाटर बोर्न डिजीज़ होते हैं, तो पब्लिक हेल्थ भी खतरे में आती है। वैसे देखो हमारा देश जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% है, लेकिन फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हमारे देश में सिर्फ 4% है। यूपीएससी इस पर ना प्री में क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रेस है और क्लाइमेट चेंज की वजह से ना समस्या और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, मतलब इसमें ये बोला गया था 600 मिलियन जो इंडियन है ना वो हाई से लेके एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस झेल रहे हैं, और 2030 से पहले सिचुएशन ये हो जाएगी हमारे देश में पानी की जितनी सप्लाई है ना डिमांड उससे 2 गुना बढ़ जाएगी। मतलब पानी की सप्लाई अगर 1 यूनिट है तो डिमांड 2 यूनिट होगी, ये सिचुएशन आ जाएगी। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो है वो इंडिया को रैंकिंग देता है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने एक इंडेक्स बनाया कि 17 वो देश जहाँ पे वाटर की समस्या सबसे ज़्यादा है, मतलब 17 वो देश जो सबसे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस्ड हैं, तो उसमें इंडिया की जो रैंक थी वो 13वीं थी। हमारे देश में ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो तेज़ी से नीचे जा रहा है, जबकि देखो जो इरीगेटेड एग्रीकल्चर है ना उसका 60% तो देखो ग्राउंड वाटर से आता है, और जो पीने के पानी की जो नीड है 85% तो ग्राउंड वाटर से पूरी होती है, जबकि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है लगातार नीचे जा रहा है। ये एक रिपोर्ट है ग्राउंड वाटर से संबंधित 2024 की एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, जिसमें ये बोला गया कि हमारे देश के ना 70% जो वाटर रिसोर्सेज है ना वो कंटामिनेटेड हैं। अब बात की जाती है क्लाइमेट चेंज की, कि किस प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से वाटर क्राइसिस हमारे देश में और ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। जैसे मानसून देख लीजिए, मानसून कभी जल्दी आ जाता है कभी लेट आ जाता है। अब मानसून हमारे देश के एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मानसून देखो जल्दी आ जाए तो फसलों को नुकसान, ज़्यादा बारिश हो जाए तो फसलों को नुकसान, कम बारिश हो जाए तो फसलों को नुकसान। जैसे देखो 33% जो इंडिया का लैंड है ना वो ड्रोट प्रोन है, और ड्रोट आता है तो आपको पता है फिर सोइल में मॉइस्चर की कमी हो जाती है और फिर फसलों का उगना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। अब ग्लेशियर मेल्ट करते हैं ना, शॉर्ट टर्म के लिए तो चलो देखा कि नदी में पानी ज़्यादा आ गया, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में तो नदियाँ सूख ही जाएंगी ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी अगर पिघले ग्लेशियर से तो ठीक है, नदी में पानी आता रहेगा साल दर साल, लेकिन ग्लेशियर पूरी तरह से मेल्ट हो गए तो नदियों में पानी आएगा कहाँ से। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की कमी हो रही है ना, वाटर स्कैरिसिटी हो रही है, इससे इंडिया की जीडीपी को ना 2050 आते आते 12% का नुकसान होगा, सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी की वजह से। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोनॉमिक लॉस होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान तो देखो पानी की कमी की वजह से ना किसान को होगा, एग्रीकल्चर को होगा। अभी देखो हम राइस यानी धान उगाने में इतना सारा पानी यूज़ कर लेते हैं और बाद में उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बोला था, इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया था, हम एक प्रकार से ना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राइस को एक्सपोर्ट करना मतलब पानी को एक्सपोर्ट करना, इतना इतना पानी हम यूज़ कर लेते हैं धान उगाने में। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, कायदे से यहाँ पे धान की खेती होनी नहीं चाहिए, लेकिन ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे धान की खेती की जा रही है। और सरकार की नीतियाँ रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सरकार राइस पे अच्छा एमएसपी दे रही है, तो किसान इंसेंटिवाइज होते हैं, उनको लगता है कि यार यही उगाएंगे, इसी से फ़ायदा है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 ये कहता है अगर देखो रेनफॉल में 100 mm का ड्रॉप देखने को मिलता है ना, तो किसानों की जो इनकम है वो 15% तक कम हो जाती है खरीफ सीजन के दौरान और 7% कम हो जाती है रबी सीजन के दौरान।
क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर इनकम को ऑन एन एवरेज फर्दर कम कर देगा 15 से 18%, और जो अनइरिगेटेड एरियाज हैं वहाँ पे किसानों की इनकम 25% तक कम हो जाएगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये सारे देखो फैक्ट काफ़ी रियल है, कड़वे हैं, चुकाने वाले हैं, लेकिन फिर भी इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस अभी भी हमारे देश में चल रही है, अंधाधुंध चल रही है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे राइस, शुगर केन अभी भी डोमिनेट कर रही हैं। माइक्रो इरिगेशन अगर हो ना, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इनसे ना 50% वाटर बच जाए, लेकिन अभी भी सिर्फ 9% कल्टिवेटेड लैंड में माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल होता है। अटल भूजल योजना है, वर्ल्ड बैंक द्वारा सपोर्टेड एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है, कम्युनिटी जो है वो बढ़िया से पार्टिसिपेट करती है वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में। जैसे देखो अभी 8000 ग्राम पंचायतों में ये अटल भूजल योजना चल रही है। ये कम्युनिटी लेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम है। अभी 7 वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स के 8000 ग्राम पंचायतों में स्कीम चल रही है, बढ़िया योजना है। फिर और राइटर बोलते हैं नेक्स्ट, जैसे सिटीज़ के अपने अलग से चैलेंजेस हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली। अब ये तो वाटर डिस्ट्रेस के सिंबल बन चुके हैं। 2019 में चेन्नई में वाटर क्राइसिस आए, लाखों लोग पानी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं से कुछ मिल जाए। नीति आयोग का ये कहना है कि देखो 2030 तक ना 21 सिटीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे ग्राउंड वाटर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और इससे ना 100 मिलियन जो लोग हैं वो प्रभावित होंगे। पब्लिक हेल्थ का मैंने शुरुआत में आपको बताया था। देखो 70% जो वाटर के सोर्सेज हैं वो पोल्यूटेड हैं। हर साल वाटर बोर्न डिजीज़ की वजह से 2 लाख लोगों की जान चली जाती है। ये 2018 का नीति आयोग की रिपोर्ट का डेटा है। इस आर्टिकल में ना डेटा काफ़ी अच्छा है, मतलब यूज़ कर सकते हो आप। फ्लोराइड और आर्सेनिक कंटामिनेशन 19 राज्यों में ना 230 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है। यमुना जैसी नदियाँ देख लीजिए कितनी ज़्यादा ख़राब हैं। अभी सरकार चेंज हुई तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हाँ साफ़ करें, या फिर अब वक्त बताएगा साफ़ होती है नहीं होती है। वर्ल्ड बैंक की जो अप्रोच है वो है वन हेल्थ की। वन हेल्थ कई जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। ये वन हेल्थ मतलब ह्यूमन, एनिमल, एनवायरनमेंट सब इंटरलिंक्ड हैं। आप ह्यूमंस को अलग से कंसीडर करोगे, एनिमल, एनवायरनमेंट को छोड़ दोगे तो आप ह्यूमन के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबको साथ लेके चलो, तब जाके आप डिजीज़ बर्डन कम कर सकते हो। फिर नेशनल वाटर मिशन का जिक्र किया जाता है। नेशनल वाटर मिशन का एम ये है 2025 से पहले वाटर यूज़ एफिशिएंसी को 20% तक इम्प्रूव किया जाए। हमारे देश में एक सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या है? वाटर की अकाउंटिंग की है कि कितना पानी कहाँ पे जा रहा है। वो अकाउंटिंग अच्छी नहीं है वाटर की, किसको कितना पानी मिल रहा है। एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी वाला, अगर आपको याद हो तो, ऑलमोस्ट 2 महीने के पहले की ये बात है। वो अच्छा आर्टिकल था। फिर कुछ और इनिशिएटिव जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक का $1 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने इन्वेस्ट किए हैं डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में। 300 लार्ज डैम्स को मॉडर्नाइज करना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का $50 मिलियन का लोन है मेघालय में वाटर हार्वेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। फिर भी देखो पैसा ज़्यादा चाहिए, उतनी फंडिंग मिल नहीं रही है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे देखो फाइनेंशियल गैप जो है भाई, जितना पैसा चाहिए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और जितना मिल रहा है, गैप है $6.7 ट्रिलियन का 2030 से पहले। अब सरकार तो इतना पैसा दे नहीं सकती, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। जैसे चिली, पेरू जैसे देश हैं, वहाँ पे वाटर इन्वेस्टमेंट आया तो काफ़ी बढ़िया फिर वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हुआ। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, देखो पानी बचाना है ना, सरकार तो चलो अपनी तरफ से कोशिश करेगी जो करेगी, लेकिन जन भागीदारी ये बननी चाहिए। जब तक लोगों में नहीं आएगा ना अंदर से कि हाँ पानी बचाना है, तब तक सरकार कितना भी एफर्ट कर ले कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये जो स्कीम्स है ना, अटल भूजल योजना और जल शक्ति अभियान, जिसमें कम्युनिटी वाटर हार्वेस्टिंग की कोशिश करती है, इन स्कीम्स को थोड़ा और ज़्यादा मजबूती से इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों को और ज़्यादा जागरूक किया जाए, लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए कि आप इन स्कीम्स में पार्टिसिपेट करिए। फिर राइटर लास्ट में बोलते हैं, देखो वाटर पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी, क्लाइमेट पॉलिसीज़, तीनों को ना अलाइन करने की आवश्यकता है, कन्वर्ज करने की आवश्यकता है। साइलोज में नहीं बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि वाटर पॉलिसी अलग बनी है, एनर्जी पॉलिसी अलग, क्लाइमेट चेंज
इन दोनों को एड्रेस नहीं कर रहा, नहीं। फिर जाते जाते सोलर पावर्ड इरिगेशन के बारे में बोला जाता है। अब जैसे बिजली फ्री है कई राज्यों में या बहुत सस्ती है, वहाँ पे फिर अंधाधुंध नीचे से पानी निकाला जाता है। सोलर पावर्ड इरिगेशन से ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ बचता है और कार्बन एमिशन भी कम होते हैं। तो ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशन हमें इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। वैक्सीनेशन से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।